नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस की ज्योग्राफी सीरीज में मैं चंद्रास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो गंगा नदी पार्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने गंगा नदी तंत्र चलाया हुआ है, गंगा नदी तंत्र हमारा पार्ट चला हुआ है। गंगा नदी तंत्र के अंदर सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने गंगा कहां से निकलती है, कहां पर कौन कौन से स्टेट में बहती है, कितना बहती है, गंगा की लंबाई कितना है और गंगा कैसी नदी है, इन सभी के बारे में बताया था। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने गंगा की वो सहायक नदियां ली थी, गंगा की जो उत्तर प्रदेश के अंदर आकर मिलती है। आज हम वो सहायक नदियां पढ़ेंगे जो बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर आकर मिलती है, और आज गंगा नदी तंत्र को पूरा करेंगे। यदि गंगा नदी तंत्र से संबंधित पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो पहली वीडियो भी अवश्य देख ले, तभी आपको गंगा नदी तंत्र अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए एक बार गंगा नदी तंत्र के बारे में हम शुरुआत से जान लेते हैं। एक बार थोड़ा सा हम फोकस डाल लेते हैं सभी पॉइंटों के ऊपर, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने आपसे बताया था कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये निकलती है तो इसका शुरुआती नाम जाह्नवी होता है। उसके बाद में उत्तराखंड के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है गोमुख, और गोमुख के बाद में इस नदी का नाम पड़ता है भागीरथी। भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग। देवप्रयाग तक भागीरथी नदी पहुंच जाती है। भागीरथी नदी को देवप्रयाग के अंदर हमने स्टॉप किया था। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम अलकनंदा नदी को लेकर आए थे। अब देखिए, एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, और एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है और मिलाम ग्लेशियर से धौली गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा कुछ दूरी के ऊपर चलने के बाद में वो मिल जाती है एक स्थान के ऊपर, उनकी जलधारा संयुक्त हो जाती है। और जिस स्थान के ऊपर उनकी जलधारा संयुक्त होती है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद में जो जलधारा आगे बढ़ती है, विष्णु प्रयाग के बाद में जो जलधारा आगे बढ़ती है उस जलधारा को किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। इस अलकनंदा के अंदर पहली नदी आकर मिलती है नंदकानी नदी, उस स्थान को नंद प्रयाग के नाम से। उसके बाद में पिंडार नदी, उस स्थान को कर्ण प्रयाग के नाम से। उसके बाद में मंदाकिनी नदी, उस स्थान को रुद्र प्रयाग के नाम से। और उसके बाद में अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है वो किस नाम से जाना जाता है? देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद में जो संयुक्त जलधारा आगे बढ़ती है उस संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। ये हमने बताया था, और ये अच्छे तरीके से यदि आपने पढ़ना है तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मिलेगा। इसके ऊपर कौन कौन से बांध पड़ते हैं, कौन कौन से शहर पड़ते हैं, वो फर्स्ट वीडियो देखें। गंगा नदी तंत्र की पहली वीडियो देखें, उसके अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद में गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज आता है, और उस कन्नौज के अंदर रामगंगा नदी आकर मिलती है। रामगंगा नदी कहां से निकलती है, कहां पर मिलती है, कौन कौन से इसके मुख्य पॉइंट है, वो सेकंड वीडियो के अंदर गंगा नदी तंत्र सेकंड वीडियो देखे। उसके बाद में ये गंगा नदी, रामगंगा नदी का जल लेकर आगे बढ़ती है, स्थान आता है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उस इलाहाबाद के अंदर यमुना नदी आकर मिलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर के कौन से पहाड़ से? तो बंदरपूछ पहाड़ से निकलती है, और उसके बाद में इलाहाबाद के अंदर ये मिलती है। इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर 3 नदियों का संगम बताया गया है, जिसमें नाम आता है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम बताया गया है। काफी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर कुंभ मेला भी लगा था। यमुना की जो प्रमुख सहायक नदियां चंबल, केन, बेतवा, ये सभी तीनों नदियों का हमने डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से किया था कि ये नदी कहां से निकलती है, इनके ऊपर कौन से शहर है, कौन से बांध पड़ते हैं। इन सभी का डिस्कशन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। यदि आपने डिस्कशन देखना है तो सेकंड वीडियो अवश्य देखें, गंगा नदी तंत्र की। उसके बाद में गंगा नदी ने यमुना नदी का जल प्राप्त कर लिया। जल प्राप्त करने के बाद में गंगा नदी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो एक स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का। और गाजीपुर के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। ये वही गोमती नदी है जिसके ऊपर लखनऊ शहर पड़ता है। गोमती नदी कहां से निकलती है, कहां पर मिलती है, कौन कौन से शहर इसके ऊपर है, कौन से बांध पड़ते हैं, इसके ऊपर सुदामा सेतु पड़ता है, कौन से बांध पड़ते हैं, ये सभी हमने बताए थे। तो यहां पर अब ये गंगा नदी गोमती नदी का जल लेकर आगे बढ़ती है। तो जब आगे बढ़ती है ना तो उत्तर प्रदेश समाप्त हो जाता है, और उत्तर प्रदेश समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में नाम आता है बिहार का। और बिहार के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है छपरा। बिहार के अंदर जो सबसे पहला स्थान आता है उसमें नाम आता है छपरा। और इस छपरा के अंदर एक नदी आकर मिलती है, और उस नदी का क्या नाम है? तो आपने याद रखना है घाघरा।
बिहार के छपरा के अंदर एक नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम क्या है? घाघरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। याद कैसे रखना वो बताएंगे। घाघरा नदी आकर मिलती है छपरा के अंदर, और छपरा कहां पर पड़ता है? बिहार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो घाघरा नदी है ये निकलती कहां से है? तो घाघरा नदी निकलती है तिब्बत में, तिब्बत से। कहां से निकलती है? तिब्बत से। और इस तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मापचा, मापचा चुंगो। मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। उसके बाद में ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी कहां पर प्रवेश करती है? तो आप याद रखिएगा, नेपाल के अंदर। कहां पर प्रवेश करती है? नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल में जब ये घाघरा नदी प्रवेश करती है तो नेपाल में इस घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, कर्णाली के नाम से। किस नाम से? कर्णाली के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी निकली कहां से थी? तिब्बत। तिब्बत में कौन से ग्लेशियर से निकली थी? मापचा जुंगो ग्लेशियर से। उसके बाद में दक्षिण दिशा में बहती हुई नेपाल में प्रवेश करती है और नेपाल में इसे कर्णाली या कैरियोला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेपाल के अंदर ये बहती है पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा के अंदर पड़ती है कौन सी पर्वत श्रृंखला? महाभारत पर्वत श्रृंखला। उस महाभारत पर्वत श्रृंखला से बहती हुई ये मैदानी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही घाघरा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जैसे ही घाघरा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या पड़ता है? घाघरा पड़ता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये आपने याद रखना पड़ेगा कि जो ये नदी है नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? कर्णाली के नाम से। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश किया तो घाघरा नदी का नाम क्या पड़ गया? घाघरा। लेकिन याद आपने क्या रखना है? घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना, सरयू के नाम से। घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? सरयू। और ये सरयू इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्री राम की जन्मभूमि इसके ऊपर स्थित है, जिसका नाम है अयोध्या। ये आपने याद रखना है, अयोध्या। अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या, फैजाबाद और वलिया, ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आपने याद रखना, उत्तर प्रदेश का अयोध्या, फैजाबाद और वलिया कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? सरयू। सरयू कौन सी नदी का दूसरा नाम है? घाघरा। क्वेश्चन यही पूछेगा एसएससी, क्वेश्चन एसएससी यही पूछेगा कि घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से। पहले जो अयोध्या शहर था, पहले जो अयोध्या शहर है, इसके पास के अंदर से जो घाघरा नदी बहती थी, स्पेशल उसी का नाम था सरयू। उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा के अंदर यह एक्ट पारित किया कि जो घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी, इसका पूरी का नाम ही सरयू कर दिया जाए। और उसके बाद में घाघरा नदी का पूरे के नाम क्या कर दिया गया? सरयू कर दिया गया था। आपने याद रखना है, घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? सरयू के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अयोध्या, फैजाबाद और वलिया कौन सी नदी के ऊपर पड़ते हैं? घाघरा। लेकिन इस घाघरा की एक छोटी सहायक नदी है, इस घाघरा की एक छोटी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? राप्ती। राप्ती, राप्ती। और इस तरफ से एक नदी आकर मिलती है, छोटी सहायक नदी, जिसका नाम है छोटी गंडक। छोटी गंडक और राप्ती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो आपने याद रखना है, सरयू या घाघरा की सहायक है। इस राप्ती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आपने याद रखना, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर पड़ता है राप्ती नदी के किनारे। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। घाघरा नदी तिब्बत में स्थित मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, दक्षिण दिशा में बहती हुई नेपाल में प्रवेश करती है। नेपाल में इस नदी को कैरियोला तथा कर्णाली के नाम से जाना जाता है। नेपाल में ये थोड़ा सा पश्चिम दिशा में बहती है। पश्चिम दिशा के अंदर महाभारत पर्वत श्रेणी से गुजरती हुई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जैसे ही ये नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है? घाघरा पड़ जाता है। घाघरा नदी, जिसका दूसरा नाम है सरयू। अयोध्या, फैजाबाद और वलिया उत्तर प्रदेश के शहर ये सरयू नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे पड़ते हैं। याद रखना है, घाघरा की दो प्रमुख सहायक नदी है, छोटी गंडक और याद रखिएगा राप्ती। ये राप्ती नदी जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कस्बा पड़ता है, गोरखपुर शहर पड़ता है। और गोरखपुर लोकसभा सीट से योगी आदित्यनाथ सांसद होते थे। एक टाइम ऐसा था जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो गोरखपुर वाली सीट से ही सांसद हुआ करते थे। तो ये आपने याद रखना है। अब गंगा नदी ने जल उठा लिया, कौन सी नदी का? घाघरा नदी का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं, गंगा प्लस घाघरा इज इक्वल टू छपरा बिहार।
उसके बाद में गंगा नदी ने जब घाघरा नदी का जल उठा लिया, उसके बाद में ये आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो स्थान आता है पटना। बिहार की राजधानी आती है पटना। पटना कहां पर पड़ता है? बिहार में। इस पटना के अंदर एक नदी आकर मिलती है, और उस नदी का क्या नाम है? सोन नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है? सोन नदी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा देखिए पढ़ने में। सोन नदी आकर मिलती है पटना के अंदर, बिहार में, बिहार के पटना में एक सोन नदी आकर मिलती है। अब सोन नदी हेडिंग डाल लीजिए कि सोन नदी निकलती कहां से है और कहां पर ये मिलती है आकर। ये देखें, सोन नदी मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है अनूपपुर। अनूपपुर मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। याद रखिएगा, अमरकंटक पहाड़ी या पठार से निकलती है, ये याद रखना। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पठार से निकलती है। लेकिन ये जब अमरकंटक पठार से निकलती है तो कुछ दूरी चलने के बाद में ये कैमूर पहाड़ियों में मिल जाती है। कौन सी पहाड़ियों में मिल जाती है? कैमूर पहाड़ियों में मिल जाती है। देखिए नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते। देखें, ये अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और कुछ दूरी चलने के बाद में ये नदी कैमूर पहाड़ियों में मिल जाती है। कौन सी पहाड़ियों में मिल जाती है? कैमूर पहाड़ियों के अंदर ये नदी मिल जाती है। कैमूर पहाड़ियों से जब सोन नदी निकलती है तो इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व। इसकी दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व। और ये सोन नदी कौन कौन से स्टेट में बहती है? तो आपने याद रखना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में नाम आता है बिहार का, और उसके बाद में नाम आता है किसका? तो आपने याद रखना झारखंड का। इन स्टेटों के अंदर ये बहती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अंदर कौन सी नदी बहती है? सोन नदी। अब सोन नदी का नाम सोन नदी कैसे पड़ा? सोन नदी के अंदर जो रेत मिलता है, सोन नदी के अंदर रेत बालू मिलेगा, वही संभव सी बात है, नदियों के अंदर मिलेगा। सोन नदी के अंदर जो रेत मिलता है उस रेत का रंग होता है पीला। सोन नदी के अंदर जो रेत मिलता है उस रेत का रंग होता है पीला। अब उस पीले रेत के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सोने की तरह चमकता है, और सोने की तरह चमकने के कारण ही इस नदी का नाम क्या पड़ा है? तो आपने याद रखना है सोन नदी। लेकिन ये पूछे कि भारत की वह नदी जिसमें सोने के कण मिलते हैं, उसमें स्वर्ण रेखा नदी आएगा जिसके ऊपर जमशेदपुर शहर स्थित है, झारखंड का जमशेदपुर, वो भी हम आपसे बताएंगे। लेकिन इसका नाम सोन क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। दूसरा और भी अच्छा क्वेश्चन है, इस सोन नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, हिरण्यवाह के नाम से। सोन नदी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हिरण्यवाह के नाम से इसे जाना जाता है। इस सोन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में एक बांध पड़ता है जिसका नाम है बनसागर बांध। बनसागर बांध पड़ता है, और ये बनसागर बांध कौन सी नदी के ऊपर है? सोन नदी के ऊपर है। और कौन से स्टेट में पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये तो था सोन नदी के कुछ पॉइंट थे जो आपने नोट किए हैं कि बनसागर जो बांध है, सोन नदी के कुछ पॉइंट है जो आपने नोट किए हैं। बनसागर बांध सोन नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है, नोट भी कर लीजिएगा साथ के साथ में। यदि आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक करके नोट कर ले। यदि आप साथ के साथ में नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके आप अवश्य नोट कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, इस सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उस नदी का क्या नाम है? रिहंद नदी। कौन सी है? रिहंद नदी। रिहंद नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक है। और इस रिहंद नदी के ऊपर ही एक बांध पड़ता है और उसका नाम क्या है? रिहंद बांध। रिहंद बांध, रिहंद नदी, उत्तर प्रदेश। और रिहंद किसकी सहायक है? तो आपने याद रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसकी सहायक है? तो सोन नदी की सहायक है। लेकिन रिहंद बांध के द्वारा जो पानी रोका गया है, रिहंद, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नदी बह रही है, रिहंद नदी, यहाँ पर एक बांध बना दिया गया, उस बांध के द्वारा जो पानी रोका गया, रिहंद बांध के द्वारा रिहंद नदी पर जो पानी रोका गया है, उस पानी के कारण कौन सी झील बनी है? तो याद रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंद नदी के ऊपर जो रिहंद बांध बना है उसके द्वारा बनी है। इस झील को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, रेणुका सागर, रेणुका सागर के नाम से, रेणु सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोन नदी कहां से निकलती है, इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन साथ के साथ में नोट कर लीजिए। उसके बाद में गंगा नदी ने सोन पटना से किसका जल प्राप्त किया? सोन नदी का जल प्राप्त कर लिया। उसके बाद में जब गंगा नदी आगे बढ़ती है, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक स्थान आता है,
और वो स्थान किसका आता है तो आप याद रखिएगा हाजीपुर। एक स्थान आता है हाजीपुर, और ये हाजीपुर भी कहां पर पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। इस हाजीपुर के अंदर एक नदी आती है और उस नदी का क्या नाम है तो आप याद रखिएगा गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। गंडक नदी के ऊपर गंडक परियोजना भी पड़ती है, गंडक नदी के ऊपर गंडक परियोजना भी पड़ती है। और ये गंडक परियोजना कौन कौन से स्टेट की है तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नोट कर लीजिए, गंडक नदी के ऊपर गंडक परियोजना है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गंडक नदी के ऊपर एक वाल्मीकि परियोजना पड़ती है। गंगल नदी के जो गंडक नदी है इसके ऊपर वाल्मीकि परियोजना पड़ती है। याद रखिएगा, वाल्मीकि बांध या वाल्मीकि परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, गंडक नदी, और भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। वाल्मीकि परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ती है, गंडक नदी। लेकिन गंडक नदी निकलती कहां से है तो आपने याद रखना है, गंडक नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी कहां से निकलती है, नेपाल से निकलती है। ये गंडक नदी नेपाल से निकलती है, कहां से निकलती है तो आपने याद रखना है धौलाधर एंड माउंट एवरेस्ट के मध्य से निकलती है। धौलाधर और माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी के मध्य से निकलती है। ये गंडक नदी काली नदी और त्रिशूल नदियों का संयुक्त उपक्रम है। याद रखिएगा, गंडक नदी काली और त्रिशूल नदी का संयुक्त उपक्रम है। हम ये कह सकते हैं कि काली नदी और त्रिशूल नदी का जब संगम हुआ उसके बाद में कौन सी नदी बनी, गंडक बनी थी। याद रखिएगा, लेकिन गंडक कहां पर बनी थी तो आपने ये याद रखना है, वो भी हम बताएंगे। गंडक बनी है मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में गंडक बनी है। वरना नेपाल में इस गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं तो नेपाल में इस गंडक नदी को जानते हैं शालिग्राम के नाम से। शालिग्राम के नाम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। गंडक नदी नेपाल की धौलाधर और माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी के मध्य से निकलती है, ये आपने याद रखना है। ये शुरुआती दो जलधाराओं में निकलती, काली नदी और त्रिशूल और काली नदियों का संगम है गंडक नदी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, शालिग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ये गंडक नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब ये गंडक नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है तो आपने याद रखना है, जब गंडक नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से, सप्तगंडकी या नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इसे सप्तगंडकी या नारायणी के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके ऊपर वाल्मीकि परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आपने ये सभी पॉइंट याद रखना है। गंडक नदी गंगा की सहायक है और कहां पर मिलती है, हाजीपुर के अंदर मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपने नोट करना है, याद रखना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी याद रखना, बहुत बार पूछ लेता है कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानता है तो गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानता है तो आप याद रखिएगा, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, शालिग्राम के नाम से। किस नाम से, शालिग्राम के। ये आपने याद रखना है, याद रखें। उसके बाद में गंगा नदी ने गंडक का जल प्राप्त कर लिया, उसके बाद में आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो नाम आता है भागलपुर का, भागलपुर। और ये भागलपुर भी कहां पर पड़ता है, बिहार के अंदर। और इस भागलपुर के अंदर कौन सी नदी आकर मिलती है तो याद रखिएगा, भागलपुर के अंदर एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम कोसी नदी। कोसी नदी हेडिंग डाल लीजिएगा। कोसी ये वही नदी है जिसे बिहार का शोक कहते हैं। अब बिहार का शोक क्यों कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। कोसी नदी कहां से निकलती है ये लिखे पहले। ये कोसी नदी है ना, ये कोसी नदी निकलती है माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में। माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में चोटी पड़ती है जिसका नाम है गोसाईधान या गोसाईयान। याद रखिएगा, गोसाईयान चोटी से निकलती है। उसके बाद में यह नदी दीर्घ हिमालय से, मतलब महान हिमालय से, दीर्घ हिमालय से ये नेपाल में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, कोसी नदी। और नेपाल के अंदर इस कोसी नदी के अंदर पश्चिम दिशा से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सनकोसी। नेपाल के अंदर पश्चिम दिशा से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सनकोसी। और नेपाल के अंदर पूर्वी दिशा से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है तामुर कोसी या तामीर कोसी। याद रखिएगा, नेपाल के अंदर देखिए गोसाईधान चोटी से निकलती है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर दिशा में स्थित गोसाईधान चोटी से निकलती है। उसके बाद में नेपाल में बहती है, नेपाल में दीर्घ हिमालय से प्रवेश करती है
और नेपाल में इसके अंदर पश्चिम दिशा से सनकोसी नदी आकर मिलती है, पूर्वी दिशा से तामूर कोसी नदी आकर मिलती है। और तामूर कोसी और सनकोसी मिलने के बाद ही, तामूर कोसी और सनकोसी मिलने के बाद ही इस नदी का नाम क्या पड़ता है? कोसी। अब आपके माइंड में आया होगा कि जब तामूर कोसी और सनकोसी नहीं मिली थी तो इस नदी का नाम क्या था? तो आपने याद रखना, तब उस नदी का नाम हुआ करता था अरुण नदी। ये जब कोसी नदी निकलती है शुरुआती जलधारा, इसका नाम होता है अरुण। अरुण के अंदर मिलती है सनकोसी और तामूर कोसी, उसके बाद में इसका नाम पड़ता है कोसी, सप्तकोसी और महाकोसी। सप्तकोसी, सप्तकोसी और महाकोसी इसका नाम पड़ता है। ये कोसी नदी है, ये कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। मार्ग बदलेगी तो भाई रास्ते में कुछ भी घर वगैरह आएंगे या कुछ भी मतलब जनसंख्या निवास करती होगी, कोई भी क्षेत्र आएगी, उसमें जान और माल दोनों की हानि होगी, तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी। अब इसका एग्जाम्पल हमें कैसे देखने को मिला कि कोसी नदी मार्ग बदलती है? तो हम आपसे बता दें, 200 वर्ष पहले ये कोसी नदी बिहार के अंदर एक नगर पड़ता है जिसका नाम है पूर्णिया नगर। बिहार के अंदर एक नगर पड़ता है जिसका नाम है पूर्णिया नगर। 200 वर्ष पहले कोसी नदी पूर्णिया नगर के पास से बहती थी, और आज के समय में ये कोसी नदी भाई साहब इस पूर्णिया नगर से 160 किलोमीटर दूर बहती है। 160 किलोमीटर, तो उससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि कोसी नदी अवश्य अपना मार्ग बदलती है। 160 किलोमीटर दूर से बहती है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, अब कोसी नदी मार्ग ना बदले, कोसी नदी मार्ग ना बदले तो उस समय बिहार सरकार ने, इसके लिए बिहार सरकार ने 1962 के अंदर कोसी नदी के दोनों तरफ बांध बनाने का कार्य शुरू किया था, ताकि कोसी नदी मार्ग ना बदले और बिहार को अत्यधिक मात्रा में क्षति ना पहुंचे। तो याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। एक क्वेश्चन निकलता है एसएससी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना है। उसके बाद में भागलपुर के अंदर कोसी नदी आकर मिल गई। अब ये नदी आगे बढ़ती है, गंगा नदी। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो अब भाई साहब बिहार हो गया समाप्त। अब ये प्रवेश कर गई पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है मालदा। जिसका नाम क्या है? आगे बढ़िएगा, एक स्थान आता है मालदा, और इस मालदा के अंदर एक नदी आकर मिलती है। इस मालदा के अंदर एक नदी आकर मिलती है और जिसका नाम क्या है? महानंदा नदी। महानंदा, हेडिंग डाल लीजिए, महानंदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महानंदा नदी कहां से निकलती है? फर्स्ट क्वेश्चन, महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। कौन सी पहाड़ियों से? दार्जिलिंग। उसके बाद में ये महानंदा नदी दक्षिण की दिशा की तरफ बहती है। अब दक्षिण दिशा की तरफ बहती है तो आगे बढ़ती है तो बिहार के मध्य और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा रेखा का कार्य करती है। बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा रेखा का कार्य कौन सी नदी करती है? महानंदा नदी। उसके बाद में दक्षिण में बहती हुई कौन सी नदी के अंदर मिल जाती है? तो आप याद रखिएगा, कौन सी नदी के अंदर? गंगा के अंदर मिल जाती है। याद रखना है, महानंदा नदी निकलता कहां से है? तो आपने याद रखना है, महानंदा नदी निकलती है, वो निकलती कहां से? पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग पहाड़ियों से। उसके बाद में दक्षिण दिशा में बहती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमा रेखा का कार्य करती है उनके बीच में। उसके बाद दक्षिण दिशा के अंदर मालदा के अंदर पश्चिम के अंदर मिल जाती है, मालदा के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नदी का ये है कि गंगा की अंतिम सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है, गंगा की अंतिम सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है, महानंदा नदी। और गंगा की अंतिम सहायक नदी जो दक्षिण दिशा के अंदर आकर मिलती है, कौन सी नदी है? महानंदा नदी। और ये मिलती कहां पर है? एक स्थान पड़ता है पश्चिम बंगाल का मालदा, उस मालदा के अंदर मिलती है। लेकिन जैसे ही महानंदा नदी आकर मिलती है मालदा में, गंगा नदी वहां से दो भागों में विभक्त हो जाती है। गंगा नदी का एक भाग दक्षिण दिशा के अंदर बहने लगता है और एक भाग आगे चला जाता है, और ये भारत है, ये भारत की सीमा समाप्त हो गई। ये पड़ता है हमारे पास में एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश। ये लाइन जो हमने खींची है, लाइन बोर्ड के ऊपर दिख रही है, इसके आगे पड़ता है बांग्लादेश पड़ता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस तरह बना लेते हैं। ये भारत की सीमा समाप्त हो गई और आगे एक देश पड़ता है जिसका नाम है बांग्लादेश। ये आपने याद रखना है। गंगा नदी मालदा से दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है और एक भाग दक्षिण दिशा में बहने लगता है।
दक्षिण दिशा के अंदर जो भाग बहता है, दक्षिण दिशा के अंदर जो भाग बहता है उसको किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से। गंगा नदी का पश्चिम बंगाल में वह भाग जो दक्षिण दिशा में बहता है या मालदा से दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है, एक भाग दक्षिण में बहने लगता है, और दक्षिण में जो भाग बहता है उसको किस नाम से जानते हैं? हुगली के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हुगली। ये हुगली नदी जिसके ऊपर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है हावड़ा। हावड़ा शहर पड़ता है हुगली नदी के ऊपर, कलकत्ता शहर पड़ता है हुगली नदी के ऊपर। ये हुगली नदी जिसके ऊपर विद्यासागर सेतु पड़ता है, विवेकानंद सेतु पड़ता है, फरक्का बांध पड़ता है और हावड़ा ब्रिज पड़ता है। ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए। फरक्का बांध पड़ता है, फरक्का बांध जो 1975 के अंदर बना था। फरक्का बांध पड़ता है हुगली नदी के ऊपर, हावड़ा ब्रिज पड़ता है हुगली नदी के ऊपर, विद्यासागर सेतु पड़ता है हुगली नदी के ऊपर और विवेकानंद सेतु पड़ता है हुगली नदी के ऊपर। आगे बढ़ती है हुगली नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है और इधर से ऊपर से वो गंगा की दूसरी जलधारा आती है, वो भी कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है। लेकिन ये जो गंगा की दूसरी जलधारा है जो बांग्लादेश में गई थी, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ये जो जलधारा बह रही है ना बांग्लादेश के अंदर, इसको किस नाम से जानते हैं? तो आपने याद रखना है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये हम जब आपसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र करवाएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आपने याद रखना है, गंगा दो भागों में बढ़ती है, मालदा पश्चिम बंगाल में, एक भाग हुगली के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। अब इस हुगली की सहायक कौन कौन सी है? तो हुगली की सहायक एक नदी जिसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी, और एक है रूपनारायण, रूपनारायणी या रूपनारायण, ये इसकी सहायक नदी है। रूपनारायण और दामोदर नदी ये इसकी सहायक है। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो हुगली की सहायक नदी दामोदर का डिस्कशन करेंगे। कौन सी नदी का डिस्कशन करेंगे? दामोदर का। ये हुगली की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी निकलती कहां से है? तो आपने याद रखना है, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कौन से स्टेट से निकलती है? झारखंड, और झारखंड के कौन से शहर के पास से निकलती है? तो आपने याद रखना, पलामू के पास से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार पर स्थित झारखंड के पलामू से निकलती है। उसके बाद में झारखंड से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है और एक स्थान पड़ता है आसन होल, एक स्थान पड़ता है आसन होल। उस आसन होल से ये वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है और कलकत्ता नगर के उत्तर दिशा में, कलकत्ता नगर के उत्तर दिशा में ये नदी किस में मिल जाती है? तो याद रखिएगा, हुगली। ये नदी कौन सी है? दामोदर नदी है भैया, ये दामोदर। ये दामोदर नदी ये भी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध थी और इसी कारण बंगाल का शोक कौन सी नदी को, बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? दामोदर नदी। इस दामोदर नदी के ऊपर पड़ता है धनबाद, धनबाद शहर पड़ता है झारखंड का, और इस दामोदर नदी के ऊपर पड़ता है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और धनबाद झारखंड कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? तो आपने याद रखना है दामोदर नदी। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर। दामोदर किसकी सहायक है? तो आपने याद रखना हुगली। इस दामोदर नदी के ऊपर कुछ बांध पड़ते हैं, वो बांध कौन कौन से हैं वो देखें। इसके ऊपर जो सबसे पहला बांध पड़ता है वो पड़ता है पचेत हिल बांध, पचेत हिल बांध। उसके बाद में अय्यर बांध, अय्यर बांध। उसके बाद में तिलैया बांध, तिलैया बांध पड़ता है, तिलैया बांध। और उसके बाद में मैथान बांध, मैथान बांध। ये दामोदर नदी के ऊपर पड़ते हैं भाई, चारों बांध। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पचेत हिल बांध, अय्यर बांध, तिलैया बांध और मैथान बांध कौन सी नदी के ऊपर है? दामोदर नदी के ऊपर ये बांध स्थित है, ये आपने याद रखना है। दामोदर किसकी सहायक है? हुगली। हुगली इन सभी का जल प्राप्त करने के बाद में ये आगे जाती है। इस हुगली नदी के ऊपर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह, और कलकत्ता बंदरगाह जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। कलकत्ता बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व के लंदन के नाम से। उसके बाद में हुगली नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ऊपर से वो बांग्लादेश के अंदर जो जलधारा गई थी गंगा नदी की, वो भी कहां पर आती है? बंगाल की खाड़ी में। और यहां पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जिसका 60% भाग बांग्लादेश में और 40% भाग कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है भारत में पड़ता है। सुंदरवन डेल्टा है, उसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के वृक्ष मिलते हैं, और वो सुंदरी नाम के वृक्ष जिनकी गिनती कौन से वृक्षों में होती है? मैंग्रोव
मैग्रो वनों में, जवारियो वनों में, अनूप वनों में, वेलांचली वनों के अंदर उन सुंदरी वृक्षों की गिनती होती। ये जब हम आपके करवाएंगे, जब ये वृक्ष वगैरह करवाएंगे ज्योग्राफी के अंदर, पेड़ पौधे करवाएंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां करवाएंगे, तो उसके अंदर ये बताएंगे कि सुंदरवन डेल्टा के अंदर कौन से वृक्ष मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा बनाती है आगे चलकर, और सुंदरवन डेल्टा जिसका 60% भाग कहां पर पड़ता है, बांग्लादेश में, और 40% भाग कहां पर पड़ता है, भारत के अंदर पड़ता है। 2 देशों के अंदर फैला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये गंगा नदी से संबंधित हमने सभी पॉइंट 3 वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं। तीनों वीडियो देखना आप, गंगा नदी का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना हुआ करती थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, और ये कब आई थी अमल में, तो 1948 के अंदर। 1948 नहीं दिख रहा है, ये 1948 के अंदर अमल में लाई गई थी स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। हम आशा करते हैं कि गंगा नदी के अंतर जो गंगा रिवर सिस्टम है, ये आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लगातार आप अपना सहयोग इसी प्रकार हमारे साथ में बनाए रखिए।